हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूं उस चमकते हुए सितारे से, उस स्टूडेंट से जिसने वो मुकाम हासिल किया है जो कि आईआईटी जैम के एग्जाम में हर साल कोई एक ही स्टूडेंट उस मुकाम को हासिल करता है। और फिर वो जो फीलिंग होती है ना, वो जो खुशी होती है, आप अभी उसी खुशी, उस एक्साइटमेंट को देखने वाले हैं। आप मिलने वाले हैं हमारे स्टूडेंट से। सो डियर स्टूडेंट, आप अपने बारे में बताएं बच्चों को, और बताएं अपने एजुकेशनल जर्नी के बारे में स्टार्टिंग से। इवन सबसे पहले तो अपने छोटे से, मैं लाइक रैंक वन आपका आया है, आप देख रहे हो कि एक्साइटमेंट मेरी बातचीत में आपको नजर आ रही होगी, है ना। सो आप बताएं अपने बारे में। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो दे दें, फिर हम और बातचीत करेंगे, बड़े इत्मीनान से अभी सारी बातचीत करेंगे। मेरा नाम विकास चौधरी है और मैं राजस्थान में जयपुर जिले के से 50 किलोमीटर दूर एक ढाणी है वहां से बिलोंग करता हूँ और किसान परिवार से हूँ। जी। और जो 5th क्लास तक मैंने गांव में ही स्कूलिंग की है और फिर 8th तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। फिर 9th 10th में मैं घर से दूर चला गया था ओके। और अभी मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की है। देन आफ्टर 11th 12th में मैंने साइंस मैथ परस्यू किया और वहाँ पर भी मैंने अच्छा किया और ग्रेजुएशन में अपनी महाराजा कॉलेज जयपुर से कर रहा हूँ। ओके, तो आप अपनी अचीवमेंट के बारे में नहीं बताया दोस्त आपने। आप बताएं स्टूडेंट्स को अपने अचीवमेंट के बारे में अभी, जिसको लेकर हम अभी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। सर अगर 10th की बताऊँ तो 10th में मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पूरा ब्लॉक टॉप किया था ओके। 95%। हम्म। और फिर 12th के साथ मैंने जेई भी क्रैक किया था और 97% भी बनी थी। ओके। और अभी सेकेंड ईयर के साथ भी मैंने आईआईटी जेम का एग्ज़ाम दिया था। उस समय मेरी AIR 25 थी और इस बार AIR 1। ओके, तो सेकेंड ईयर में ही आप AIR 25 ला चुके थे ऑलरेडी। ओके, और अभी आप फाइनली आप रैंक वन पे हैं, जिस पोजीशन पे ऑब्वियसली हर साल कोई एक ही स्टूडेंट होता है। ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों। इस अचीवमेंट तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं होता है ना, क्योंकि सॉरी, तैयारी हर साल बच्चे करते हैं और लगभग 11 से 12 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से लेता हूँ इस बातचीत को कि लाइक आपको इस एग्ज़ाम के बारे में पता कैसे चला। जैसे कि आईआईटी जेई का तो ज़्यादा हाइप होता है, उसके बारे में पता होता है लोगों को। जैम के बारे में आपको कहाँ से पता चला? जी सर, जब मैं फर्स्ट डे जो कॉलेज गया था तो उसी दिन मेरा मुझे एक दोस्त मिला था मनीष, तो हुँ। उसी ने मुझे बताया था। तो फिर मैंने उसके बारे में सर्च किया। तो हुँ। फिर मैंने सोचा कि अभी फर्स्ट ईयर में तो नहीं करेंगे, लेकिन आफ्टर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो सेकेंड ईयर में फिर मैंने स्टार्ट किया था। आई थिंक जून या जैसे मुझे याद है 26 मई को मैंने स्टार्ट किया था हुँ। 2023 में। ओके, तो जैसे बीएससी के साथ ही आपने तैयारी शुरू करी, जैसा कि आपने कहा कि सेकेंड ईयर में ही रैंक 25 तक आप ले आए थे। तो जैसे बीएससी का जो सिलेबस होता है और जैम के लिए जो हम पढ़ते हैं, इनके बीच आप तालमेल कैसे बिठाते थे? मतलब जैसे कॉलेज भी जाना रहता होगा और बाकी ये वाली स्टडी भी, तो कैसे उसके बीच तालमेल बिठाते थे आप? सर एक चीज तो कि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हुँ। जेम का सिलेबस है तो हुँ। कॉलेज के जो पेपर्स होते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ उसमें कॉमन होता ही है। हुँ। 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 एक तो कि उसमें सब्जेक्टिव अप्रोच से भी पढ़ना पड़ता है और जेम में ऑब्जेक्टिव अप्रोच से। ठीक है। तो सबसे पहले उन टॉपिक्स को अगर अपन प्रिपेयर करें तो वो बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि उनमें सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग भी बनती है और फिर ऑब्जेक्टिव। तो ये मुझे लगता है कि ये बेटर चीज़ है। तो ऐसा करता था कि सबसे पहले तो कॉमन सिलेबस देख लिया और हुँ। जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस था जो बीएससी का, वो जेम एग्जाम के बाद मैंने प्रिपेयर किया था। हुँ। उससे पहले जो कॉमन था वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था। इस तरीके से एक बीएससी एग्जाम्स भी टैकल हो गए थे और ये भी हो गया था जेम। तो जो आप बीएससी का सिलेबस देखेंगे, मैं मेरे ख्याल से भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी में जो बीएससी के लिए सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, और हम आईआईटी जैम का सिलेबस देखें, तो जैम का सिलेबस बीएससी के सिलेबस का सबसेट ही होने वाला है ना। इवन सारी चीज़ें वो कवर भी नहीं करता। तो उस समय जब आप बीएससी के लिए पढ़ रहे थे, तो साथ साथ जब आप कॉमन सिलेबस पे काम कर रहे थे, तो क्या आप उसी समय जैम के पीवाईक्यूज वगैरह भी साथ के साथ लगा रहे थे? सर मैंने सबसे पहले थ्योरी को अच्छे से किया था कि ओके। एक बार थ्योरी हो जाए। हम्म। उसके बाद ये पीवाईक्यूज ये देखे थे कि एक बार थ्योरी अच्छे से कर लें तो फिर पीवाईक्यू करें, फिर वापस रिवीजन। तो ये अच्छा रहेगा कि एक बार पीवाईक्यू देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कहाँ हम अटक रहे हैं, कहाँ चीजें समझ नहीं आ रही है, थ्योरी में कहाँ अपनी गलती हुई है। तो फिर दोबारा रिवीजन में हम उस गलती को सॉर्ट आउट कर सकते ठीक है।
तो जैसे शेड्यूल के बारे में थोड़ी बातचीत कर ली जाए। जैसे कि मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, जब हमारी बातचीत चल रही थी तो उसमें था कि यार दिन तो 24 घंटे के ही होते हैं ना, ये सबके लिए होता है। और स्टूडेंट से बात करो, इवन जो अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर रहे हैं उनसे भी, जो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे उनसे भी, सबका ये कहना होता है कि सर हमने एफर्ट तो पूरे लगाए थे। तो फिर आखिर कहाँ कमी रह जाती है? या फिर जो टॉपर्स हैं जैसे कि आप हैं, मतलब ऐसा क्या अलग करते हैं कि उसी 24 आवर का इस्तेमाल करके रैंक 1 ले आते हैं? कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, अपने शेड्यूल के बारे में, कि कैसे आपने मैनेज किया इन चीज़ों को? हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पीवाईक्यू सभी सोल्व कर लेते हैं जो हम्म, प्रिपेयर कर रहा है सीरियसली है। लेकिन उनको सोल्व करने का तरीका होता है कि केवल अपन ऑप्शंस टिक करके ये सेटिस्फाई नहीं होना है कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन कर दिया है, बल्कि उसको एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें और आगे क्या पूछ सकता है। जैसे अगर कोई सीक्वेंस का क्वेश्चन है हम्म, और उसमें केवल बाउंडेडनेस पर पूछा है उसने, हम्म, 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 तो अपन उसमें आगे जा सकते हैं, मोनोटोनिसिटी पर देख सकते हैं कि हम्म, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा, हम्म, हम्म, लिमिट्स वगैरह ये चीजें देख सकते हैं। तो हम्म, हम्म, अगर अपन हर क्वेश्चन में ऐसा करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज गेन होती है, एक अच्छा हम्म। एक्सपीरियंस मिलता है। और जब पीवाईक्यू सोल्व करते हैं तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एक उन्हीं एक के हर डायमेंशन को कवर कर लेते हैं, तो फिर उससे बेहतर हो भी नहीं सकता। मतलब पीवाईक्यू जैसे हम सॉल्व करें, जैसे कि कोई फंक्शन है, पूछा कि किसी पॉइंट पे लाइक डिफरेंशिएबल है नहीं लेट से, तो हम वहाँ पे क्यों ना यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को भी ढूंढ ले, एलिप्सिस को भी ढूंढ ले, बाउंडेड अनबाउंडेड भी ढूंढ ले, मतलब हर तरह की जो एनालिसिस है वो वहाँ पे हम कर ले, है ना? मतलब जो पॉसिबल आउटकम्स, जो पॉसिबल क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है, उसकी एनालिसिस उसी समय करके खत्म कर दिया जाए। उससे बेनिफिट क्या होगा कि एग्जाम में हम एग्जाम हॉल में उतना नहीं समझ रहे, ऑलरेडी वो समझने वाला काम पहले हम कहीं ना कहीं कर चुके होंगे, है ना? चलो बहुत अच्छे। तो नोट्स वगैरह का कैसा था? आपने पूरा पूरा नोट्स रिवाइज करने के लिए यूज़ करते थे, या फिर शॉर्ट नोट्स वगैरह आपने प्रिपेयर किए थे ताकि फटाफट से रिवीजन हो? क्या हैक है इसका? फिर मैंने 3-4 बार रिवीजन करने के बाद लास्ट ईयर ही मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। मतलब तो जब आप फिर सेकेंड ईयर में जब कह रहे हैं 25 रैंक आई थी, तब की बात बता रहे हैं आप? तभी मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे ओके। और इस बार उन्हीं को यूज में लिया है। कुछ हम्म। बहुत कम एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मुझे ऐड करने पड़े, बाकी कुछ था नहीं, वही शॉर्ट नोट्स। तो रिवीजन के लिए जैसे कि शॉर्ट नोट्स जब बनाते हैं, जैसे स्टूडेंट का क्या रहता है कि वो कहते हैं कि सर जब हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो उस समय लगता है क्या कि सारी चीज़ें तो जरूरी ही हैं, सारा कुछ तो इम्पोर्टेंट ही है, तो मतलब सारे उसमें लिख लें? मतलब कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे बच्चे फिगर आउट करें कि लाइक ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट्स शॉर्ट नोट्स में डालते हैं, इसे नहीं डालते हैं? मतलब ये थोड़ा जजमेंटल सा हो जाता है ना, बच्चे इसके रखें ना रखें, तो वो कैसे डिसाइड करते हैं आप? जो चीज़ें आती है नहीं आती हैं सबको रख लेना है, या फिर जो लगता है भूल सकते हैं उन्हें रखना है? क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर वो डिपेंड करता है कि अगर हमें कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, हुँ, डिफिकल्टी हो रही है उसमें, तो हम उसे बार बार लिख करके याद कर सकते हैं। फिर भी अगर उसमें हो रही है तो शॉर्ट नोट्स बनाते इसमें उसको तो मस्ट है कि उसको तो ऐड करें ही करें। और हुँ, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी कर सकते हैं। और जैसे प्योर है, ग्रुप थ्योरी, लीनियर, तो इनमें मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सभी रिजल्ट्स को लिख लें। हाँ, ओके। उसमें आप शॉर्ट नोट्स को भी एक बार पढ़ने के बाद सुपर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं कि इनमें इम्पोर्टेंट क्या है या हुँ, इनमें हार्ड चीज़ कौन सी है जो याद नहीं हो रही है। लेकिन ग्रुप थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा, इनमें तो मुझे लगता है कि सभी रिजल्ट्स के बना लेने चाहिए कि रिजल्ट्स लिख लिए सारे के सारे, ओके, ताकि एक से सभी याद हो जाए तो एग्जाम में तेजी से वो अच्छे से याद आ जाएंगे, तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके। तो जैसे बच्चे पढ़ते हैं, आपने भी अभी तैयारी करी, तो कुछ स्पेशल, कुछ लाइक रिकमेंडेशन, कोई रेफरेंस बुक आप बता सकते हैं कि बच्चे इस बुक से अगर पढ़ते हैं, उस बुक के एक्सरसाइजेस को लगाते हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा? या पीवाईक्यू तो करते हैं, सारे बच्चे करते हैं, है ना? उसके अलावा भी कुछ रिकमेंडेशंस आप दे सकते हैं? सर इस बार मैंने जो एक्स्ट्रा चीज की थी, ये स्टैंडर्ड बुक्स दी थी, हुँ, हुँ, जो प्रॉब्लम बेस्ड स्टैंडर्ड बुक्स थी। उनमें मैंने थ्योरी किसी स्टैंडर्ड बुक से फॉलो नहीं की है, हुँ, जो हुँ, नोट्स हैं। हुँ, लेकिन जो सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए, हुँ, क्योंकि इन 12 13 14 मार्क्स का आता है उसमें, हाँ, हाँ, तो सीक्वेंस सीरीज के लिए आती है केक्जर एंड नोवाक की। ठीक है। तो उसमें काफी सारी आई थिंक सीक्वेंस की 400 500 प्रॉब्लम होंगी और सीरीज की होगी, तो हुँ, मैंने पूरी तो सोल्व नहीं की। हुँ, 100 प्रॉब्लम दोनों चैप्टर्स की है उसमें। ओके, ओके, लेकिन लीनियर अलजेब्रा के लिए आई थिंक चैलेंजिंग प्रॉब्लम फॉर लीनियर अलजेब्रा वो आती है, उसमें क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो मैंने हुँ, किए थे हुँ, उसमें। हुँ, 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 ये दो प्योर के लिए ही मैंने उसमें किया है। ओके, और ग्रुप थ्योरी के लिए गालियन की है, ओके, तो से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए जा सकते हैं। हुँ, हुँ। और
ये जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है इनके तो मैंने किसी स्टैंडर्ड बुक से किए नहीं। हम्म। और प्लस ओडी तो ओडी में तो मुझे लगता है कि चीजें याद रहनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। कि इंस्टेंटली अप्लाई कर पाओ आप, है ना? ठीक है। और जैसे आईसी है इंटीग्रल हम्म, कैलकुलस, तो उसमें अपने को जो डायग्राम्स हैं, जो ज्योमेट्री है वो अच्छे से आनी चाहिए कि कौन सी इक्वेशन, जैसे पैराबोलॉइड है, स्क्वायर है, तो वो कैसे बनते हैं, हम्म। कहाँ उनका सेंटर है, तो ये चीजें होनी चाहिए पता है, क्योंकि उससे मतलब सिचुएशन को समझ के, ड्राइंग वाला जो पार्ट होता है ना, उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, है ना? तो उसके लिए कोई रिकमेंडेशन आपका, कि या फिर बच्चे प्रैक्टिस करें जो भी बुक उठा लें वहां से, ऐसा है? आईसी के लिए मैं, अगर मुझे सबसे बेस्ट बुक लगी है तो वो है एस सी मलिक एंड अरोड़ा की। उसमें जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, उसमें दो, एक लाइन इंटीग्रल है और एक इंटीग्रेशन ऑन आर क्यूब है। हम्म। वो वो दो चैप्टर्स मैंने उसमें से सॉल्व किए हैं आईसी में। उसके अलावा मैंने पीवाईक्यू किए, बाकी और कहीं से सॉल्व नहीं किए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये हो गया तैयारी वाले पार्ट को लेकर, कि बच्चे अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उन्हें अगर बुक रिकमेंडेशन लेना है तो कौन सा पार्ट लेंगे। और दिनचर्या के बारे में कुछ बताएंगे, सोने उठने के बारे में, जैसे आजकल डिस्ट्रैक्शन वगैरह की भी बात हम कर सकते हैं, तो उससे आप कैसे बच के अपने 24 आवर को मैक्सिमाइज कैसे करें, सीधी सी बात ये है ना? 24 घंटे का मैक्सिमम कैसे निकालें? मुझे लगता है कि जो अभी स्टूडेंट्स का और जो भी होता है उसका सबका जो टाइम वेस्ट ज्यादा होता है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होता है। ओके। तो मैं इन सभी से दूर रहा हूँ। एक टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा था और बाकी कुछ परिव्यू में नहीं था। जैसे हम्म। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, वो मैं किसी को भी यूज नहीं करता हूँ। ओके। तो इससे मेरा जो टाइम है वो बच जाता था कि और स्टूडेंट्स जब टाइम को वेस्ट कर रहे होते थे तो वो मैं यूटिलाइज कर पाता था उस टाइम को अच्छे ठीक है। तो अब हम अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को बढ़ाते बढ़ाते एग्ज़ाम तक ले जाते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आ जाता है ना, तो बच्चों को एक डर आ जाता है, एक एंजाइटी होने लग जाती है कि यार इतना सिलेबस है और उसको कम दिनों में रिवाइज करना है। अज्यूम करिए कि कल एग्ज़ाम है, आज का दिन है ना? तो किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि आज मैं ब्लैंक हो गया हूँ या हो गई हूँ, है ना? या फिर क्या ऐसा पढ़ लिया जाए कि कल को काम आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों या इन सब फीलिंग्स के बारे में आपका क्या कहना है? सर। जैसे ये फीलिंग आती है कि अब कम टाइम बचा है हुँ, रिवीजन के लिए, हुँ, ज्यादा से तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए। हुँ, और स्टार्ट करें तब भी अपना टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे इस बार 2 ऑफ फेब को एग्जाम था तो हुँ, मैंने ये टारगेट बना रखा था कि 15 जनवरी तक मेरी हर चीज कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो हुँ। सब प्रैक्टिस में जो करनी है वो सब कर लेनी है। तो तुम वैसे मैं उस गोल को अचीव नहीं कर पाया, लेकिन ये था कि जब मैंने 15 जनवरी की सोच रखी थी हुँ, कि तब कंप्लीट करनी है, तो वो जो 2 ऑफ फेब है तो 1 फेब तक वो कंप्लीट हो चुकी थी सारी चीजें। हुँ। तो थोड़ा सा पहले ही सोच के चलना कि अपना एग्जाम 1 महीने पहले है, तो तब तक तैयारियां हो जानी चाहिए। इवन ये अभी जो बच्चे आपके वीडियोस को देखेंगे उन सब के लिए लगभग, पूरा तो नहीं लेकिन लगभग 1 साल का समय है ना, तो उनके पास अच्छा खासा टाइम है कि उसे यूटिलाइज़ करके, और जो आपने कहा कि 1 महीने पहले तक का सब कुछ कर लेना है, तो वो बड़े आराम से वो कर सकते हैं, है ना? जी सर। चलो बहुत अच्छे। और एग्जामिनेशन के 3 घंटे के बारे में क्या कहना है, उसे कैसे मैनेज किया आपने? लाइक प्रायोरिटाइज करते हैं ना बच्चे कि सर मुझे ये पहले करना था, ये बाद में करना था, या फिर हड़बड़ी में गलती हो गई। अच्छा, आपके मार्क्स कितने आए हैं? AIR रैंक तो A1 तो है ही अपना, अब मार्क्स कितना है आपका? 95.33। 95.33। बहुत अच्छे। तो ये 5 मार्क्स किधर गए? ये भी सर ले ये आते ही लाभ, मुझे ऐसा लगता है। ये किधर गए? सर ये मिस्टेक्स की वजह से हुए हैं, बाकी ये भी करेक्ट हो जाने चाहिए थे। आते थे ये क्वेश्चंस, एक तो ओडी में जो सी की वैल्यू निकालते हैं वो गलत निकल गई थी तो उस ओके। वजह से हुआ था। हम्म, और एक नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म निकालते हैं, हम्म, होमोमॉर्फिज्म, हम्म। तो उसमें हो गई थी, जो मल्टीप्लाई करने का लास्ट वाला पार्ट रहता है उसमें। बट ठीक है, आपने 95 मार्क्स तक स्कोर करने तक अगर अपना पैसेंस बनाए रखा, वहाँ पे आपने सिली मिस्टेक्स भी नहीं करी, तो ठीक है। लाइक आप अचीव करने ही वाले थे, बट अभी तो वैसे भी आप रैंक 1 पे हैं, तो आपके बराबर में भी कोई है नहीं। ठीक है। तो स्टूडेंट को उस टाइम मैनेजमेंट को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कि मान लो किसी बच्चे ने साल भर जम की तैयारी करी, सब कुछ खूब बढ़िया बढ़िया किया, लाइक एग्जाम में 3 घंटे में जा करके उन्होंने गड़बड़ कर दी, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि आपने तो बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज किया है। सर पहली चीज तो कि फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, वहां पर स्ट्रेस फील नहीं करना है। हुँ, जस्ट रिलैक्स रहना है कि जो भी होगा वो सभी के लिए एक जैसा होने वाला है। हुँ, हार्ड तो सभी के लिए होगा। हुँ। एक ये भी होती है कि इजी पेपर हो तो उसमें सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। जैसे इस बार कट ऑफ वैसे एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ज्यादा जाएगी, ज़्यादा जाएगी, हाँ।
जनरल की 19 गई है। तो मुझे लगता है कि इसका कारण यही है कि जो सिली मिस्टेक्स की है इजी के चक्कर में, तो ये हमें वहां पर देखना है कि पेपर इजी है, क्योंकि 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चल जाता है कि पेपर हार्ड है या इजी है, लेंथ। तो एक तो सिली मिस्टेक से बचना, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, और प्रेशराइज भी नहीं होना है। दूसरी चीज ये कि एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की, कि सब पेपर को एटलीस्ट 2 राउंड में तो करना ही चाहिए, 3 में भी कर सकते हैं। कि सबसे पहले जो फास्टली जो इजी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लिया, उससे एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, कि एटलीस्ट कट ऑफ पार हो रही है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो एक ये रहता है कि हाँ, अब अपने को अच्छे मार्क्स लाने हैं, अपनी रैंक बढ़ाने के लिए अपन क्वालिफाई हो। तो वो एक जो प्रेशर होता है उससे डील कर जाते हैं अपन। तो और फिर सेकंड राउंड में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो हार्ड है। उन हार्ड में भी ये देख लें जो मॉडरेट है, तो किए जा सकते हैं, पहले उनको करें, फिर थर्ड राउंड में आप, अगर आपके पास टाइम बचता है तो उन्हें सोल्व करें। एक बार कर लिया कि हाँ इतने क्वेश्चन मैंने कर लिए, तो उसके बाद अगर टाइम मिले तो जो क्वेश्चन आपने किए उनको आप वापस भी देख सकते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। ठीक है। तो आपने जितनी बातें बताई हैं अपने दोस्तों के लिए जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए, उनका ब्रीफ समरी टाइप से मैं ये बता सकता हूँ कि लाइक आपको सिंगल गो में क्या करने हैं कि जो होने वाले क्वेश्चंस हैं पैसेंस के साथ बिना ओवर कॉन्फिडेंस के उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलना है। करते करते हमें ये भी आइडिया लग जाएगा फर्स्ट गो में कि पेपर टफ है, इजी है, मॉडरेट है, क्या है। अगर पेपर इजी या मॉडरेट लग रहा है तो फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे इसके चांसेस कम हैं, होने वाले क्वेश्चन गलत हो जाएंगे इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो संभल संभल के पेपर को अटेम्प्ट करना है ना। और हम 2 राउंड करके या 3 राउंड करके जैसे है पेपर को ले सकते हैं उनके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। ओके, सो बहुत बढ़िया दोस्त। तो अब इसके बाद जैसे कि अब रैंक 1 है तो ऑब्वियसली जो भी आईआईटी आप चाहेंगे या जो रिसर्च इंस्टीट्यूट आप चाहेंगे आपको मिल सकता है। तो फर्दर आपका कैसा है, लाइक कि एकेडमिक्स में रहना है, पीएचडी करना है, पोस्ट डॉक इस फील्ड में आगे बढ़ना है, या फिर कुछ और अलग सा सोचा है आपने? सर मेरा टारगेट यूपीएससी सिविल सर्विसेज का है, तो ओके। वही है, रिसर्च में जाने का कोई मकसद नहीं है। ओके, तो आपको लाइक मास्टर्स करनी है एंड देन फिर मुझे लगता है कि साथ साथ साइमल्टेनियसली ही आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, है ना? जी सर। ओके, चलिए। तो बहुत बहुत बधाई दोस्त आपको। तो फिर इसमें आईएफएस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आईएफएस कैसे आप लोगों को मदद पहुंचा रहा है, कैसे जो सारे बच्चे हैं उनको किस तरीके से हेल्प कर पा रहा है? जी सर, मैंने आईएफएस की जो टेस्ट सीरीज है जी। वो तो पिछली बार भी ली थी। तो हम्म। सीरीज एक अपने को एग्जामिन करने का तरीका होता है कि हम्म अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी चीजें वीक है। हम्म। तो कि टेस्ट सीरीज में बहुत हेल्प की है। ओके, एंड देन जो यूट्यूब लाइव्स वगैरह है कि हम लोग जैसे ही एग्ज़ाम आता है करीब 4 से 5 घंटे तो हर रोज़ यूट्यूब पे बच्चों को हेल्प करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो भी बहुत अच्छी चीज है कि जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको जिनके बेसिक्स कमजोर होते हैं, तो उन चीज़ों के माध्यम से जो एक्सप्लेनेशन आप करते हैं तो हम्म। उससे ये हो जाता है कि उनकी जो बेसिक क्लैरिटी है वो उनकी हो जाती है, और फिर वो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है उनको करने में सक्षम होते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपको एक बार फिर से ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से, आईएफएस की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई दो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।